नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस, नाभिक या न्यूक्लियर फिजिक्स। पिछली क्लास में हमने एटॉमिक फिजिक्स जो है उसके बारे में स्टडी कर ली थी। एटम के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आज हम जो पढ़ेंगे वो नाभिक के बारे में या न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स भी हम कहते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी परमाणु के अंदर वह स्थान होता है जहां पे उस परमाणु का समस्त द्रव्यमान हम केंद्रित ले सकते हैं। मतलब जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संगनित रहते हैं, मतलब उसका कुल अगर देखें ओवरऑल मास जो है वो कहां पर रहता है? उसके उसी स्थान पर रहता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियर कितने प्रकार के बल लगाता है? न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियस या नाभिक के अंदर क्या क्या रहते हैं, क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती हैं, वो सारी चीजें इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये न्यूक्लियस वाली जो यूनिट है। अगर उसमें देखें तो सबसे पहले तो वही है, न्यूक्लियस क्या होता है, जिसको हम नाभिक कहते हैं। तो नाभिक, अब ये चीज तो हमने पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताई थी कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणु से बना होता है। जो किसने बताया था? जेम्स डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने बताया था इसके बारे में, डाल्टन का परमाणु मॉडल, ठीक है ना। और परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश बहुत छोटे क्षेत्र में संघनित होते हैं। उसी छोटे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। तो नाभिक क्या है? एक ऐसा स्थान है किसी भी परमाणु के अंदर जहां पे उसके टोटल मास जो है या उसका कुल द्रव्यमान जहां पे संग्रहित रहता है या केंद्रित होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। तो ऐसा भी हम ले सकते हैं, नाभिक क्या है कि किसी परमाणु के अंदर वह स्थान, किसी परमाणु का वह स्थान, किसी परमाणु में वह स्थान जहां वह स्थान जहां परमाणु का जहां परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, केंद्रित होता है, नाभिक कहलाता है, ठीक है ना। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान जहां पे हम केंद्रित ले सकते हैं, जहां पे केंद्रित होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नाभिक की त्रिज्या लगभग क्या होती है? 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर कोटि की होती है। मतलब 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर की कोटि का इसकी नाभिक की त्रिज्या की साइज होती है। मतलब लगभग फर्मी ऑर्डर की होती है। मतलब 10⁻15 को हम बोलते हैं फर्मी। 10⁻⁻15 मीटर जो होता है उसको हम फर्मी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी ये साइज होती है, मतलब बहुत छोटा होता है। देखिए 10⁻⁻15 न्यूक्लियस इतना छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये होती है इसकी कोटि, होगी इसकी साइज, मतलब त्रिज्या की। और नाभिक में देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक जो होता है ना, इसमें देखिए प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी। जो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये ब्लू गोले जो है वो प्रोटॉन है, और जो रेड दिख रहे हैं वो न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पे भी संघनित होते हैं या जहां पर रहते हैं, उसी को नाभिक कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि नाभिक के अंदर ही रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसीलिए उनको न्यूक्लियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इसलिए उनको न्यूक्लियन कहते हैं या नाभिकीय कण कहते हैं, ठीक है ना। या फिर इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या कहते हैं? उसको नाभिकीय कण नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो नाभिक के अंदर नहीं रहता, वो परमाणु के अंदर रहता है, इसलिए परमाणुीय कण कहते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी परमाणुीय कण है, लेकिन इनका एक अलग और नाम था, क्योंकि ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं, इसलिए इनको नाभिकीय कण या न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रोटॉन संख्या किसके बराबर होती है? जिसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। तो कहा न्यूट्रॉन जो है वो किसके बराबर होते हैं? देखिए अगर हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दे, क्योंकि द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं? किसी भी न्यूक्लियस की द्रव्यमान किसके बराबर होगा? उसके प्रोटॉन और उसमें जितने भी न्यूट्रॉन उपस्थित है उनके द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब द्रव्यमान में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसके द्रव्यमान? न्यूक्लियस के द्रव्यमान के, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो किसके बराबर होगी? अगर हम द्रव्यमान संख्या, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, उसमें से अगर परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या अगर माइनस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। और ये तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि किसी भी न्यूक्लियर स्पीशीज को हम किससे
डिनोट करते हैं, ZX ऐसे प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। तो देखिए न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज द स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम दैट कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड होल्ड्स ऑलमोस्ट ऑल द एटम्स मास। ठीक है ना, न्यूक्लियस क्या है, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्टिकल सेंट्रल पोजीशन होती है, कोर होती है, जहां पर टोटल का ऑलमोस्ट पूरा ही द्रव्यमान क्या होता है, सेंटर्ड होता है या केंद्रित होता है। ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। या फिर न्यूक्लियस क्या है, it is the place in atom, it is the place in atom at which the whole mass of atom centered is known as न्यूक्लियस। उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे भी ये पूरा एटम है, मान लो ये क्या है, पूरा एटम है जिसमें देखिए इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ है, तो बाकी तो भाग पूरा खाली रहता है। तो संगठित भाग अगर हम देखें तो वो क्या कहाँ पर है, मतलब इस एटम का अगर लगभग पूरा ही मास देखें तो यहीं पर सेंटर्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि भाई एक ऐसा पॉइंट जहां पर उसका टोटल मास सेंटर्ड होता है या उसका कुल द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और देखिए कि न्यूक्लियस जो है इसमें क्या रहता है, जैसे अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर अगर हम न्यूक्लियस लेते हैं, चलो एक एटम ले लेते हैं, ये एटम ले लिया हमने। अब एटम के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस, है ना। तो ये हम ले लेते हैं उसका, ये न्यूक्लियस ले लिया, तो उसके टोटल मास जहां पे उसका सेंटर होगा। अब इसमें क्या रहता है, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों रहते हैं भाई, जिसके कारण न्यूक्लियस का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनको न्यूक्लियॉन कहते हैं, है ना। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर क्यों रहते हैं, उसका कारण होता है कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्रबल नाभिकीय बल, जो नाभिक से बल लगता है, तो प्रबल नाभिकीय बल के कारण ये इसी के अंदर क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। जब प्रबल नाभिकीय बल जो है बहुत प्रबल होता है, मगर प्रकृति में अगर सबसे प्रबल बल देखे तो वो प्रबल नाभिकीय बल ही होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है, बांधे हुए रखता है। और इसकी अगर रेंज देखे तो ये शॉर्ट रेंज होता है, क्या कैसा होता है, शॉर्ट रेंज होता है, मतलब कम सीमा वाला होता है। ये इसकी सीमा जो है वो क्या होती है, कम होती है। और लगभग कितनी होती है, जो न्यूक्लियस की साइज है ना, इसी ऑर्डर का ये भी रहता है, मतलब ये शॉर्ट रेंज होता है, कम रेंज का होता है प्रबल, लगता बहुत प्रबल है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे अगर न्यूक्लियस से थोड़ा बाहर ले जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रबल नाभिकीय बल के कारण ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन भी एक तरह से इसी कारण अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को भी एक बल लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है ना, अब वो क्यों लग रहा है, क्योंकि प्रबल नाभिकीय बल क्या कर रहा है, प्रोटॉन को बाइंड करके रख रहा है न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, जो बल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल लगता है। तो स्थिर वैद्युत बल क्या करता है, अब प्रोटॉन को तो ये प्रबल नाभिकीय बल यहाँ से हिलने देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी रहती है, बाहर निकलने की, घूमता रहता है, अस्थिर कण होता है, ये घूमता रहता है। तो इसकी प्रकृति हमेशा बाहर निकलने की या एस्केप करने की रहती है। तो उसके कारण क्या होता है कि ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को भी बांधे रखता है। किसके कारण हो रहा है, ये भी प्रबल नाभिकीय बल के कारण, क्योंकि प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन को बांधे रख रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इनके बीच में लग रहा है, तो ये प्रोटॉन फिर क्या करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का है तो इसको खींचे रखता है, मतलब इसको भी बांधे रखता है, इसी ऊर्जा के एक
कक्षा में। अब उसको अगर बाहर से कोई एनर्जी देंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरी कक्षा में जा पाएगा, अदरवाइज इसी कक्षा में इस प्रबल नाभिकीय बल के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, उसको एक प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन को तो रख रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, स्थिर वैद्युत बल जो है, उसको क्या करता है, बांधे रखता है, उसको अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, जिसके कारण ये बाहर नहीं जा पाता, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। तो ये सारा कारण है न्यूक्लियस के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण करना और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर ही रहना। तो ये प्रबल नाभिकीय बल। एक और होता है दुर्बल नाभिकीय बल। अब दुर्बल नाभिकीय बल किसमें लगता है, रेडियो एक्टिव तत्वों में। तो रेडियो एक्टिव तत्व किनको बोलते हैं, जिनमें स्वतः ही कुछ ना कुछ कण जो है वो निकलते रहते हैं बिना ऊर्जा दिए, बिना बाह्य ऊर्जा दिए उनमें से स्वतः ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकलते रहते हैं, जिनको हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो उसमें देखिए कौन सा बल लगता है, दुर्बल नाभिकीय बल, क्योंकि प्रबल नाभिकीय बल इनको बांधे रखता है, निकलने नहीं देता। दुर्बल नाभिकीय बल बांधे नहीं रख पाएगा तो वो उनको निकाल देगा इजीली, इसीलिए उसको दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। और ये होता है प्रबल नाभिकीय बल। दोनों ही नाभिक से लग रहे हैं, एक प्रबल है और एक दुर्बल है। तो दुर्बल बल रेडियोएक्टिव तत्वों में लगता है, ठीक है ना, जो कणों को बांधे नहीं रख पाता है। जो बांधे रख पाता है वो प्रबल होता है, जो बांधे नहीं रख पाता वो दुर्बल नाभिकीय बल होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी वही प्रबल नाभिकीय बल लग रहा है, इधर भी, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत बल जो है, उसके कारण ये इनमें भी एक बाइंडिंग फोर्स लगता है। तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्रबल नाभिकीय बल बांधे रख रहा है तो इनको निकालने के लिए उस प्रबल नाभिकीय बल के तुल्य जितनी भी ऊर्जा दी जाती है उसी को बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब नाभिक का द्रव्यमान अगर देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर ही होता है ना, लेकिन समवॉट इससे थोड़ा क्या मिलता है, थोड़ा सा कम मिलता है, मतलब अंतर मिलता है। जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है उससे कम मिलता है, ठीक है ना। एक्चुअल उसका मास अगर देखे नाभिक का तो वो उससे कम मिलता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी देखिए नाभिक का आकार क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि नाभिक का आकार लगभग फर्मी ऑर्डर का होता है, पीछे कितना 10⁻⁻15 कोटि का होता है। और नाभिक की त्रिज्या हमको कितनी मिलती है, r = r0 e⁻³ अब इसमें अगर आपने देखा होगा 12th में अगर पढ़ा होगा कि नाभिक की त्रिज्या जो है वो नाभिक के त्रिज्या का अगर हम क्यूब करें तो उसके द्रव्यमान संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहां से हमको क्या चीज देखने को मिलती है कि भाई आर क्यूब जो है वो, अगर हम जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पे भी देखिए r³ और कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई इसका जो त्रिज्या जो होती है ना वो उसके द्रव्यमान संख्या की 1/3 पावर की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हमको क्या चीज मिलती है, r = r0 e⁻1/3। अब देखिए इससे हमको एक चीज ये पता चल रही है कि उसकी त्रिज्या जो है या नाभिक का आकार जो है वो नाभिकीय कणों के संख्या पर निर्भर कर रहा है। कहने का मतलब, अब जितना देखिए इसमें जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे अगर उनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो नाभिक का आकार भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो नाभिक का आकार देखिए आप, अब जैसे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो नाभिक का आकार भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखिए बढ़ रहा है ना। तो जितने ज्यादा हम लेते जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतना ही उसके नाभिक का आकार बढ़ता जाएगा। वही चीज हमको यहाँ पे दिख रही है कि नाभिक की त्रिज्या जो है वो भी उसके द्रव्यमान संख्या की क्या होती है, ऊपर निर्भर करती है। मतलब उसकी त्रिज्या जो है उसकी द्रव्यमान संख्या की 1/3 पावर के समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट लिया है r0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए 1.3 फर्मी होती है। और a जो है वो द्रव्यमान संख्या है, यहाँ मास नंबर कहते हैं। यहाँ पे r0 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 1.3 फर्मी के अप्रोक्स इक्वल होती है।
और ए क्या है यहाँ पे, मास नंबर, जो कि मैं आपको पिछली क्लास में भी बताया था और अभी भी कब से बताते आ रहा हूं। तो ये इसकी त्रिज्या लगभग मिलती है, वो भी किस पर निर्भर करती है, देखिए मास नंबर पर, उसके द्रव्यमान संख्या पर। तो देखिए अगर हम नाभिक का अगर आयतन ले, मतलब इसका वॉल्यूम ले, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अगर हम ले, तो क्या चीज मिलेगा, देखिए कितना वॉल्यूम मिलेगा हमको। वॉल्यूम क्या होता है, अगर नाभिक देखे, अगर एटम स्फेरिकल अगर फॉर्म में ले, तो न्यूक्लियस भी कैसा है, स्फेरिकल फॉर्म में। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फेयर का वॉल्यूम, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए अगर ले तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमको कितना मिल रहा है, देखिए r0 e⁻1/3 है ना, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4/3 पाई I0 e⁻1/3 का क्यूब हो जाएगा। मतलब कितना मिल जाएगा, देखिए 4/3 पाई, और इधर मिल जाएगा r0 क्यूब और साथ में a मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या चीज देखने को मिल रही है कि भाई देखिए 4/3 पाई r0 तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी इसका किस पर निर्भर कर रहा है, उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर कर रहा है, उसका आयतन भी द्रव्यमान संख्या पर। वही तो चीज बता रहा था, जितना द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी, मतलब जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा किसी तत्व में या पदार्थ में, तो उसका न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ेगा और उसका आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए इसका अगर हम घनत्व ले, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर आयतन और उसका आकार तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या उसका घनत्व समान रहता है, कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है जितने बढ़ेंगे उसी के हिसाब से आयतन भी घेर रहा है या नहीं घेर रहा है, मतलब घनत्व क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट। अब देखते हैं ये कांस्टेंट मिलता कि नहीं, घनत्व हमेशा किसी भी वस्तु का क्या रहता है, नियत रहता है। तो यहाँ पे भी देखिए नियत रहता है कि नहीं रहता है, न्यूक्लियस के लिए भी। तो नाभिक का घनत्व अगर देखे, अगर डेंसिटी देखे हम किसकी, न्यूक्लियस की, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अगर हम देखे, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस तो कितना मिलेगा, देखिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हमको क्या होती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो नाभिक का द्रव्यमान कितना है और नाभिक का आयतन कितना है। तो देखिए नाभिक का द्रव्यमान हमको कितना मिलेगा, उसमें जितने भी नाभिकी कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके द्रव्यमान के बराबर। तो ये ले लो, मास ऑफ एमपी मत लीजिए, सिर्फ हम वही लेते हैं, पूरे मास ले लेते हैं कि उन कणों का द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान संख्या हो गई, उसके द्रव्यमान को गुणा करेंगे तो नाभिक का वो द्रव्यमान मिल जाएगा हमको पूरा। और नीचे क्या ले रहे हैं हम, नाभिक का आयतन, जो कि भाई निकाला हमने 4/3 पाई r0 क्यूब। तो यहाँ से क्या चीज देखने को मिलेगी, देखिए अगर हम सिर्फ ए एम लेते हैं तो नीचे क्या मिल जाएगा हमको, 4/3 पाई r0 क्यूब और a मिल जाएगा। तो a से a तो कैंसिल हो गया, मतलब कितना मिल रहा है, देखिए m/4/3 पाई r क्यूब, जो कि सारी वैल्यू कैसी है, नियत है, कांस्टेंट है। इसका मतलब घनत्व जो हमको मिल रहा है, डेंसिटी जो मिल रही है न्यूक्लियस की, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, वो भी कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कांस्टेंट, नियत मिल रही है। ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसलिए कह रहे हैं नियत कह रहा हूं मैं, कि ना तो किसी का द्रव्यमान चेंज होता है, मास कांस्टेंट रहता है, 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, और आर तो हमने ऊपर कांस्टेंट ही लिया है, नियत ही लिया है। इसका मतलब डेंसिटी भी कैसी मिलेगी, कांस्टेंट, ये उसके द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि हट रहा है, देखिए कट जा रहा है। तो घनत्व जो है उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करेगा, वो नियत ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ क्यों न जाए। तो जितने बढ़ेंगे उसी के हिसाब से वो जगह भी ज्यादा घेरेगा और उसकी साइज भी उसी हिसाब से उसी रेशियो में बढ़ेगी, उसका आयतन भी उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि घनत्व जो है वो निश्चित रहता है, नियत रहता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अभी देखिए एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान इकाई, क्योंकि हमने द्रव्यमान लिया अभी पीछे, आयतन भी ले लिया और घनत्व भी ले लिया। तो एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत की, देखो एटम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, तो उसमें भी न्यूक्लियस बहुत छोटा, 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का, तो उसका द्रव्यमान जो है वो भी कितना होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर रह रहे हैं। जो छोटा स्थान है उसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एक तरह से कैसे छोटे कण है बहुत। अब प्रोटॉन का लगभग द्रव्यमान मिलता है 1.67 × 10⁻27 kg। तो ये बार बार अगर हम उसकी जरूरत पड़े, अगर न्यूमेरिकल करना है वगैरह या कुछ भी वैल्यू, तो बार बार इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ये इनको 10⁻⁻7। तो इसके लिए क्या किया, एक नई इकाई बनाई परमाणु के द्रव्यमान के लिए, और वो किसके बराबर
मिली और क्या कैसे लिया, देखिए कार्बन नाभिक के द्रव्यमान का अगर हम कार्बन नाभिक के द्रव्यमान, देखिए कार्बन का अगर हम द्रव्यमान देखें, कार्बन नाभिक का द्रव्यमान, तो वो कितना मिलता है हमको 1.99, यहाँ पे दे रखा देखिए 1.992 इंटू 10⁻⁻26। उसका अगर हम 1/12 भाग अगर निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले रखा है, तो वो किसके बराबर मिलेगा, एक एटॉमिक मास यूनिट या एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के बराबर मिलता है। अब इसको कार्बन ही क्यों लिया, उसका कारण है, देखिए इसका 1/12 परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है या कहलाती है। अब ये क्यों लिया, कार्बन का ही द्रव्यमान क्यों लिया हमने, कार्बन नाभिक का ही द्रव्यमान, इसका जब 1/12 भाग निकालते हैं तो वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर मिलता है, प्रोटॉन के मास के बराबर मिलता है। इसीलिए इस इकाई को एटॉमिक मास यूनिट ले लिया। आप सारे ही जो है, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, परमाणु सॉरी प्रोटॉन का द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट में इलेक्ट्रॉन का कितना है, न्यूट्रॉन का कितना है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग द्रव्यमान क्या लेते हैं, समान लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने एमपी न लेके सिर्फ एम लिया कि वो दोनों का ही, क्योंकि ए आ गया तो दोनों का द्रव्यमान उससे मल्टीप्लाई होकर पता चल जाएगा न्यूक्लियस का द्रव्यमान कितना है। तो ये लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही मिला, इसीलिए इसको एटॉमिक मास यूनिट के लिए कार्बन नाभिक का उपयोग किया गया कि उसका 1/12 भाग अगर निकालते हैं तो वो उसी के बराबर मिलता है। तो अब देखिए बड़ी बड़ी वैल्यू ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, प्रोटॉन का अगर मास लेना है तो 1.007 करके कुछ मिलता है, 1.006 करके न्यूट्रॉन का मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन का 0.005 करके एएमयू में जो भी होता है वो मिलता है। और इसके इक्विवेलेंट अगर इसके तुल्य ऊर्जा देखे तो वो कितना मिलता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट या एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के बराबर ऊर्जा कितनी मिल रही है हमको, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर कितनी ऊर्जा होती है, तो वो होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। अब वो E=mc² से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए आइसोटोप समस्थानिक क्या होते हैं, मैं पिछली क्लास में भी हमने लिया था, बता ही चुका हूं मैं कि आइसोटोप क्या होते हैं, जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु या द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। तो देखिए एक ही पदार्थ के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है, उनको समस्थानिक कहते हैं। और एक ही परमाणु के, देखो परमाणु क्रमांक समान है मतलब तत्व तो सेम ही होगा, तो उनके रासायनिक गुण भी क्या रहेंगे, समान होते हैं। तो समस्थानिकों में रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि एक ही तत्व के मिलते हैं। जैसे ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1H1 1H2 और 1H3 इनमें देखिए परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या तीनों में क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम कहते हैं। वही अगर ऑक्सीजन में देखिए ओ ओ ओ 8 समान है, देखो परमाणु क्रमांक, यहाँ 16 17 और 18 है ना, ये इसके आइसोटोप है। वैसे ही नियोन में देखिए 10 10 10 तो समान है लेकिन 20 21 22 ये क्या है, उनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, लेकिन है तो एक ही तत्व, ये भी हाइड्रोजन का ही है, ये भी ऑक्सीजन का, और ये सारे क्या है, नियोन के हैं। तो जब समान तत्व है तो उनके रासायनिक गुण तो समान ही होंगे, है ना, लेकिन उनको क्या कहते हैं, आइसोटोप, उनके समस्थानिक कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अभी देखिए समभारी या आइसोबार, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। समभारी क्या होता है, जिनमें उसका उल्टा, समस्थानिक का उल्टा, जिनमें परमाणु संख्या समान होगी परंतु सॉरी परमाणु संख्या नहीं, जिसमें द्रव्यमान संख्या तो बराबर होगी परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा, ठीक है ना। तो विभिन्न पदार्थों के, अब देखिए इसमें समान पदार्थ नहीं हो सकते क्योंकि परमाणु क्रमांक चेंज होते ही तत्व भी चेंज हो जाएगा, तो उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो पदार्थ भी भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। तो विभिन्न पदार्थों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं उनको समभारी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, ए असमान होगा, सॉरी ए समान होगा, द्रव्यमान संख्या तो क्या होगी इसमें, समान होंगी, परंतु परमाणु क्रमांक इनमें भिन्न होगा, है ना, अलग अलग होगा। तो ऐसे तत्व देखिए इसमें तत्व ही भिन्न हो जाएंगे। वे विभिन्न पदार्थ जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या उनमें सेम हो, उनको समभारी क्या, समभारी कहते हैं। तो इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, भिन्न होंगे, कि तत्व भिन्न है तो उनके रासायनिक गुण भी भिन्न, क्योंकि तत्व कैसे भिन्न, देखिए ऑक्सीजन और
फ्लोरीन है ना। तो इसका 8 है, इसका परमाणु क्रमांक 9 है, इसमें 17 है और इसमें भी 17 है। तो द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन तत्व तो अलग अलग हो गए, तो उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। वैसे ही सोडियम और मैग्नीशियम ले लो, अब इनमें भी परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है परंतु द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन तत्व अलग अलग है, तो इनके भी क्या होंगे, ये भी समभारी के और इनके भी रासायनिक गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब इनमें देखिए सम न्यूट्रॉनिक जिनको आइसोटोन कहते हैं, इसमें क्या होगा, ए भी भिन्न होगा और जेड भी भिन्न होगा। तो समान क्या होगा इसमें, सम न्यूट्रॉनिक है, देखिए मतलब एन की वैल्यू जो है इसमें समान होगी। तो क्या ये भी समान तत्व हो सकते हैं, नहीं, ठीक है ना, इनमें भी तत्व अलग अलग होंगे तो इनके भी रासायनिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इनमें सिर्फ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या है, सेम है। तो देखिए विभिन्न पदार्थों के वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम होता है इनमें, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भी भिन्न होती है, लेकिन सेम क्या होंगे, सिर्फ न्यूट्रॉन, है ना। मास नंबर भी इनके डिफरेंट होंगे, द्रव्यमान संख्या भी इनमें क्या होगी, अलग अलग होगी, परमाणु क्रमांक भी इनमें अलग अलग होगा, मतलब एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होगा। सेम जो होंगे वो सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनमें सेम होते थे। इनके भी रासायनिक गुण क्या मिलेंगे, देखिए सोडियम मैग्नीशियम। अब ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, कैसे पता करें, ए में से 11 को माइनस कर दो, देखिए 23 में से जेड को माइनस करो, कितना मिल जाएगा 12, और यहाँ पे भी 24 में से 12 माइनस हो गए तो कितने मिल गए, 12 मिल गए, 12 मिल गए। वो को वो यहाँ पे भी देखिए 40 में से 20 गए आर्गन तो कितने मिल गए 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें भी कितने मिलेगा, देखिए 39 में से 19 माइनस कर दिए तो इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20। अब इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 है, दोनों में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसीलिए इसको सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन कहते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए द्रव्यमान स्थिति जो मैं अभी आप स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे कि द्रव्यमान जो है, नाभिक का जो भी द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा कम मिलता है। तो उसी को हम, अब जो कम मिल रहा है मतलब थोड़ा तो मास कम मिल रहा है तो वो डिफेक्ट हो गया, एक तरह से स्थिति हो गई द्रव्यमान की, उसी को हम द्रव्यमान स्थिति कहते हैं। मतलब नाभिक अथवा नाभिकीय अवयव जैसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में अंतर ही द्रव्यमान स्थिति कहलाता है। मतलब अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वही न्यूक्लियस का द्रव्यमान होना चाहिए, लेकिन इससे थोड़ा कम मिलता है, ठीक है ना। अब ये जो कमी है उसी को हम द्रव्यमान स्थिति कहते हैं। मतलब ये कमी कैसे मिल रही है हमको, देखिए इसको हम द्रव्यमान स्थिति डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो अगर प्रोटॉन के मास से अगर मल्टीप्लाई करें तो जेड एम पे मिल गया, प्लस ए माइनस जेड, इससे हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग बराबर ही होता है। तो जितने प्रोटॉन है उसके द्रव्यमान वो हो गया प्रोटॉन का कुल प्रोटॉन के द्रव्यमान जो नाभिक के अंदर है, और ये हो गया कुल नाभिक का सॉरी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो नाभिक के अंदर है। तो कुल द्रव्यमान क्या हो गया नाभिक का, यही मिलना चाहिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर रहते हैं, लेकिन एक्चुअल मास जो है उसका कम मिलता है। तो अब ये कितनी क्षति हुई है द्रव्यमान की स्थिति जो मिल रही है कि भाई एक्चुअल में उसका मास कम मिल रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम मिल रहा है, तो कितना कम मिल रहा है तो वो कैसे निकाल सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना भी मास है उसमें से उसका एक्चुअल मास को अगर माइनस करे तो हमको क्या मिल जाएगी, द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। और देखिए मास डिफेक्ट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। देखिए द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो टोटल मास होता है जो कि समवॉट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम मिलता है, ठीक है ना, एंड द सम ऑफ द इंडिविजुअल मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स का जो मास है वही मिलना चाहिए एक्चुअल में, तो लेकिन उससे थोड़ा कम मिलता है। तो उसमें से अगर उसको इसका एक्चुअल मास जितना भी कम मिल रहा है वो अगर माइनस कर देंगे तो जितनी कमी हुई है कितना कम मिल रहा है तो वो हमको पता चल जाएगा, उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। और इसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है नाभिकीय बंधन ऊर्जा, उसके समतुल्य जो ऊर्जा होगी या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा द्रव्यमान शक्ति के समतुल्य ऊर्जा नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। मतलब जितना भी या मास डिफेक्ट मिल रहा है हमको, है ना, द्रव्यमान शक्ति जो देखने को मिल रही है
उसके तुल्य अगर हम ऊर्जा कैलकुलेट करने जाए तो उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। या फिर परमाणु नाभिक को उसके अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, घटकों में पूरी तरह से विघटित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, अगर न्यूक्लियस को पूरी तरह से ब्रेक करने के लिए, मतलब उसके अंदर के कणों को निकालने के लिए, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम जितनी भी ऊर्जा दे रहे हैं, जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब नाभिक को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में या उसके घटकों में विभक्त करना। जैसे कि घटक क्या होंगे नाभिक के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए या उसको घटकों में विघटित करने के लिए जितनी भी उस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। मतलब जो न्यूक्लियस है उसके से अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए जितनी भी ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यकता होती है, उसी को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, मतलब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। The energy equivalent to mass defect is called binding energy, and the minimum amount of energy required to completely disassemble, मतलब न्यूक्लियस को completely डिसेंबल करने के लिए, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक करने के लिए या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की न्यूनतम या मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिसेबल an atomic nucleus into its individual constituent proton and neutron, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, उसकी जो इक्विवेलेंट एनर्जी होती है उसी को हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में उसको ब्रेक करने के लिए, डिसेंबल करने के लिए जितनी भी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब ये तो हमने ले ली न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन पर न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी चाहिए, तो देखिए, मतलब पर न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हीं को तो न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं, ठीक है ना, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखिए, तो नाभिक से एक न्यूक्लियन को मुक्त करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा कहते हैं। यही मैंने बताया कि पर न्यूट्रॉन या पर प्रोटॉन न्यूक्लियस के जो कंस्टिट्यूएंट है, जो भी घटक है, तो उसके पर घटक के लिए जितनी भी उसको निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, मतलब न्यूक्लियन को मुक्त करने के लिए, न्यूक्लियस से न्यूक्लियन को नाभिक से मुक्त करने के लिए जितनी भी औसत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। मतलब कुल बंधन ऊर्जा में अगर हम उसकी द्रव्यमान संख्या का अगर भाग दे, कुल बंधन ऊर्जा देखिए अभी पीछे हमने कितनी निकाली थी। हाँ, देखिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे, उसके E = mc², जो हम फॉर्मूला लेते हैं आपको पता ही है किसका, आइंस्टाइन का रिलेशन है, मास एनर्जी रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा रिलेशन है ये। अगर उस मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट हमको एनर्जी लेनी है तो कितनी मिलेगी, देखिए पीछे हमने एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर ली थी, तो जितना भी ये मास डिफेक्ट मिल रहा है उसको अगर हम c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जितनी भी बंधन ऊर्जा चाहिए उनको निकालने के लिए उस मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जितनी भी ऊर्जा है वो हमको पता चलेगी। अब वही अगर AMU के पदों में निकालना जाए तो पीछे हमने देखिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया था, एक्चुअल वैल्यू उसकी होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस डेल्टा एम को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो जितनी भी बंधन ऊर्जा एटॉमिक मास यूनिट में होगी वो हमको पता चल जाएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी देखिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अगर हमको चाहिए, कुल बंधन ऊर्जा कितनी होती है 931.5 भी ले सकते हो आप, किसकी, डेल्टा एम की, वो बंधन ऊर्जा होगी कुल, है ना। उसमें अगर हम द्रव्यमान संख्या का अगर भाग दे तो क्या मिल जाएगा हमको, प्रति न्यूक्लियन जितनी भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होगी वो हमको पता चल जाएगी। इसी को बोलते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सिंगल न्यूक्लियन
प्रोटॉन या न्यूट्रॉन फ्रॉम एन एटॉमिक न्यूक्लियस, मतलब किसी भी परमाणु नाभिक से न्यूक्लियॉन्स को निकालने के लिए प्रति न्यूक्लियन, मतलब किसी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यकता होती है किसी भी परमाणु के नाभिक से निकालने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे मान लिए न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो बाहर से हम जितनी ऊर्जा दे रहे हैं उनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो वो जो ऊर्जा हमको न्यूनतम जितनी भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को पर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए क्या मिल जाएगा हमको, डेल्टा EBN प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी मिलेगी, डेल्टा EB बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी मिलेगी, डेल्टा EB जो हमने ली है कुल बंधन ऊर्जा, है ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, मास नंबर का डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या, इनके बीच में अगर हम कर्व बनाए, क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और किसके बारे में, मतलब EB/A और A के बारे में अगर बीच में अगर हम रिलेशन बनाए तो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रही है, देखिए हाइड्रोजन, फिर ये हो गया यहाँ तक, फिर वापस लिथियम के लिए, फिर ये हो गया 12C कार्बन के लिए, फिर 4 हीलियम के लिए और 56 Fe फेरस के लिए, और देखे यहाँ पे तो 208 Pb तक हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 40, 80, 120 ये मास नंबर है। तो यहाँ से क्या चीज देखने को मिल रही है, जब मास नंबर अगर कम है तो बाइंडिंग एनर्जी देखिए बहुत ज्यादा मिल रही है हमको, मिल रही है कि नहीं मिल रही, लेकिन जब जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी देखिए क्या है, धीरे धीरे कम मिल रही है आपको, इतनी नहीं मिल रही है ना, देखिए रिलेशन यहाँ पे बहुत कम चेंज मिल रहा है, फिर यहाँ पे बहुत थोड़ी कम भी हो रही है, फिर वापस बढ़ते जा रही है। तो इससे क्या चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो देखे ना तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है, इनकी स्थिरता ज्यादा, क्योंकि बंधन ऊर्जा भी ज्यादा है, मतलब बाहर से ज्यादा एनर्जी उनको ब्रेक करने के लिए चाहिए। लेकिन यहां से अगर यहाँ देखे ना तो यहाँ पे देखिए इनकी बंधन ऊर्जा जो बहुत कम चेंज देखने को मिल रहा है, मतलब देखे तो इनकी स्टेबिलिटी यहाँ पे इतनी नहीं मिलती, इनकी स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा मिलती है। तो ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का हमने द्रव्यमान संख्या के साथ रिलेशन अगर देखे, क्योंकि प्रति न्यूक्लियन ले रहे हैं ना, अब जैसे जैसे देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ा रहे, द्रव्यमान संख्या जैसे जैसे बढ़ा रहे तो इनकी स्टेबिलिटी में कोई ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। इनकी देखिए स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को यहाँ पे, इनकी बंधन देखिए हाइड्रोजन के लिए तो वैसे कम ही है, इनकी भी है, फिर देखिए बढ़ती जा रही है लिथियम हीलियम, यहाँ पे अगर देखें तो चेंज ज्यादा देखने को मिल रहा है इनके बीच, मतलब अगर देखें तो 40 से लेकर लगभग 80 के बीच में उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि बंधन ऊर्जा ज्यादा मिल रही है। उसके बाद ये भी वैसे तो स्टेबल है, लेकिन इनके बीच में यहां से जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ा रहे हैं तो वो कुछ ज्यादा उनको चेंज बंधन ऊर्जा में देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब लगभग सबकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जो है लगभग बराबर ही मिल रही है इनके बीच में, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, देखिए हाइड्रोजन और इनके बीच में, है ना। तो 40 से ऊपर अगर देखे तो उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा मिल रही है, इनकी स्टेबिलिटी कम देखने को मिल रही है, स्थिरता, ठीक है ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गई बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो देखिए कुल मिला के अगर इस बेसिक चीज देखे तो बंधन ऊर्जा क्या होती है, जितना भी मास डिफेक्ट मिल रहा है यहाँ तो न्यूक्लियस का, उसके इक्विवेलेंट एनर्जी, या फिर न्यूक्लियस के अंदर या जो भी पार्टिकल्स है तो उनको निकालने के लिए जितनी भी ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनको वहां से निकालने के लिए, न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए जितनी भी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो ये हमने आज देखिए न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियस क्या चीज होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, कैसे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से रिवॉल्व करता है, सारी चीजें आपको पता चल गई, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस होता क्या है वो भी आपको पता चल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, इसका त्रिज्या जो होती है वो इस ऑर्डर की होती है, ये आपको ध्यान रखनी है, फर्मी ऑर्डर की होती है, और वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज भी यही होती है लगभग, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। त्रिज्या जो उसका आकार है वही फर्मी ऑर्डर का ही मिलता है हमको, है ना। और ये कैसे मिलती है, किस पर निर्भर करती है उसकी त्रिज्या, मतलब उसका आकार, नाभिक का आकार जो है उनकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। आयतन भी द्रव्यमान संख्या के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन डेंसिटी जो है वो कैसे रहती है,
द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना। डेंसिटी कैसे मिलती है? कांस्टेंट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है कि कार्बन के द्रव्यमान का अगर 1/12वां भाग ले तो वो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर मिलता है, जो कि न्यूक्लियस का एक्चुअल में अगर देखें तो मास उन्हीं के कारण होता है। तो इसको हमने एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में लिया है, एएमयू जिसको बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है ना। और उसके अगर तुल्य ऊर्जा दे तो ये इसके लिए एक तरह से बंधन ऊर्जा हो गई, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको मिलती है। अब आइसोटोप क्या होता है पता ही है आपको, आइसोटोन और आइसोबार क्या होता है, समबारिक और समन्यूट्रॉनिक, पहले भी बता चुका और आज वापस भी ले लिया हमने। द्रव्यमान स्थिति क्या होती है ये भी पता चल गया आपको कि एक्चुअल मास और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में जितना अंतर देखने को मिलता है उसी को हम द्रव्यमान स्थिति के, तो इसकी तुल्य जो ऊर्जा होती है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, C²E=mc² से, तो जो भी मिलेगी हमको डेल्टा m इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.5 भी ले सकते हैं आप, उससे मिल जाएगी। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा वही होती है, द्रव्यमान स्थिति के तुल्य जो ऊर्जा होती है वो, मतलब मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होती है, या तो वो ले सकते हैं आप, या फिर किसी भी न्यूक्लियस में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए जितनी भी ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यकता होती है उसी को, या उसके घटकों के रूप में विभक्त करने के लिए उसको जितनी भी ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यकता होती है उसी को हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। मतलब किसी भी न्यूक्लियस को उसकी कॉन्स्टिट्यूट में डिसेंबल करने के लिए जितनी भी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। वही अगर पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकाले तो ये हमको चीज देखने को मिल रही है। ठीक है ना। तो पर न्यूक्लियन जितनी भी देखे तो यहाँ से लगभग 40 से ऊपर या 50 से ऊपर अगर देखे तो उनकी स्टेबिलिटी हमको ज्यादा देखने को मिल रही है इन कंपेयर टू दिस वन। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने आज न्यूक्लियस वाला पोर्शन आपको स्टार्ट किया। इसमें जो बेसिक चीजें थी और जो न्यूक्लियंस के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब अगली क्लास में हम इससे भी आगे वाली चीजें लेंगे कि मास डिफेक्ट जो हमने लिया इसके इक्विवेलेंट है, चलो हमने एनर्जी वगैरह तो ले ली है। ठीक है ना। उससे आगे भी हम चीज लेंगे कि भाई न्यूक्लियस है तो उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने दो फोर्स अभी बताया आपको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है और वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो इन तत्वों में लगा रहा है, वो तो प्रबल नाभिकीय बल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बांध के रख रहा है। लेकिन जो दुर्बल नाभिकीय बल होगा वो क्या करता है, इनको बांधे नहीं रख पाता है कणों को, नाभिक के कणों को, मतलब उसमें से कुछ ना कुछ कण निकलेंगे, बांधे नहीं रखता मतलब निकलेंगे। तो ऐसे तत्वों को हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविता क्या होती है, किसने इसके बारे में नियम दिया था, रेडियो एक्टिविटा के बारे में किसने क्या चीज बताई थी, हाफ लाइफ क्या होती है, फुल लाइफ क्या होती है किसी भी नाभिक के लिए, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में ले लेंगे। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद। आपको धन्यवाद, सॉरी मुझे नहीं, आगे दीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं।